हाँ प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है या किसी कोण पर आपतित होती है तो, और जब प्रकाश की किरण गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। यानी दूसरे वर्डों में, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में किसी कोण पर तिरछी प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और अब इस परिवर्तन को हम अपवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के आपेक्षिक चाल से संबंध है। अपवर्तनांक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबद्ध है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्यारे बच्चों, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि अभी हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आप ध्यान से देखें तो जैसे यह कांच है, कांच का गुटका है, यह माध्यम है। माध्यम 1 वायु, माध्यम 2 कांच। यह आपतन कोण आई है, यह अपवर्तन कोण आर है। एन डैश नॉर्मल है, अभिलंब है, और यू इंसिडेंट रे है। चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण पर विचार करें। एओ एक आपतित किरण है जो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। मान तो जो हवा है, जो वायु है, वह माध्यम 1 है, और जो कांच है वह माध्यम 2 है। मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है तथा माध्यम 2 में
प्रकाश की चाल v2 है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 equal to माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और आप माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, तो इसे भी इस प्रकार लिखेंगे। माध्यम 1 n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो है माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। प्यारे बच्चों, यदि माध्यम 1 वायु है अथवा निर्वात है, तो उस माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। इसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक भी कहते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो माध्यम का अपवर्तनांक आप कहेंगे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार आपको मालूम हुआ। आपको बतावें कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम सारी देने जा रहे हैं। आप इसे नोट करें। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों की निरपेक्ष अपवर्तनांक अब यहाँ आप टेबल बनाए। द्रव्यात्मक माध्यम अपवर्तनांक फिर
द्रव्यात्मक माध्यम और अपवर्तनांक। देखें, जैसे पहला है वायु का अपवर्तनांक 1.0003। दूसरा आता है बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। जल का अपवर्तनांक 1.33। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। अब आता है किरोसिन आयल, मिट्टी का तेल, किरोसिन इसका आता है 1.44। तारपीन का जो तेल होता है इसका अपवर्तनांक है 1.47। फिर इसके बाद बेंजीन का अपवर्तनांक है आपका 1.50। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52। उसके बाद आता है कनाडा बाल्सम, इसका अपवर्तनांक है 1.54। इसी प्रकार से आता है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका अपवर्तनांक है 1.36। इसी प्रकार आप नीलम रूबी मणि, रूबी माणिक्य, इसका अपवर्तनांक आता है 1.71। और नीलम मणि इसका अपवर्तनांक आता है 1.77। हीरा का अपवर्तनांक आता है 2.42। इस पूरे इस टेबल से आपको स्पष्ट है सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वह सघन होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल होता है, उसमें प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा माध्यम का, अब लेंस द्वारा अपवर्तन। इसके द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेंस। तो प्यारे बच्चों, लेंस किसे कहते हैं पहले इस बात को जाने। व्हाट डू मीन बाय लेंस? दो पृष्ठों से घिरे हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है लेंस कहलाता है। फिर से सुने, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है लेंस कहलाता है। अब गोली लेंस भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस,
इसे आप कहते हो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। आपको हाई स्कूल में बताया गया है, यहां भी बताया जा रहा है, हाई स्कूल है ये सारी। आपको जो है उत्तल लेंस किसे कहते हैं कि वह लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यह लेंस जो उत्तल लेंस है, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। और इस कारण इस लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाएंगे। यह उत्तल लेंस है। यह क्या है? उत्तल लेंस है। अब जब इस उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह लेंस प्रकाश की किरणों को फोकस करके एक बिंदु पर केंद्रित करता है। फोकस करके एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों पर मोटा, दूसरा आपका आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, कनकेव लेंस वह लेंस जो किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम अपसारी लेंस भी है। जैसे आपको दिखाएं, यही अवतल लेंस है जो किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है, और जब प्रकाश की किरणें इस पर गिरती हैं तो यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अपवर्तन के पश्चात अब इनको पीछे बढ़ाइएगा। यह अवतल लेंस। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, उसे भी अवतल लेंस कहते हैं, यानी अपसारी लेंस होता है। प्यारे बच्चों, लेंस दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। किसी लेंस में चाहे वह अवतल हो या वह उत्तल हो, दो गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग होता है। इस प्रकार प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। इनके वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करें तो प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं
R1 व R2। इसमें एक पॉइंट आता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु को लेंसों का केंद्रीय बिंदु में दो गोली भाग से मिलकर बना होता है, इसलिए इनके केंद्रीय बिंदु को उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, दो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूसरी फोकस, इस तरह से शब्द होते हैं। इसमें एक आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंसों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद हम लेंसों के अपवर्तन के सूत्र में लेंसों की फोकस दूरी के बारे में हम नेक्स्ट टर्म पर आपको बताएंगे। लेंसों की फोकस दूरी, लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इत्यादि बात हम नेक्स्ट टर्म पर आपको बताएंगे। अनिल जी, अनिल, आप कैसे होगा भाई? देखा बाबू, 22-21 के भैल का आप करिएगा, आप हो गए ना।